हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अगेन। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के बारे में देखा था। सबसे पहले हमने थोड़ी थियरी भी डिस्कस की थी, जिसमें हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में देखा था, और बाद में हमने एक बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर देखा था कि कैसे हम सी प्रोग्रामिंग को बना सकते हैं और उसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो सबसे पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था वो बेसिक प्रोग्राम था, जिसमें हमने बेसिक प्रोग्राम दिखाया था, जिसमें सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं। उसके बाद एक मेन फंक्शन हमें लिखना पड़ता है वॉइड में। उसके बाद मेन फंक्शन में हमें कोई भी मैसेज अगर प्रिंट करवाना है तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो भी मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था दो फंक्शन जो इनबिल्ट फंक्शन है। जो फर्स्ट फंक्शन था CLR SCR और दूसरा फंक्शन था गेट CH। ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, और हमने और एक आगे चीज़ देखी थी कि भाई कैसे कोई भी सी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद जो हमें वार्निंग और एरर मैसेज दिखाता है, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था, और लास्ट में हमने देखा था प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो देखने जा रहे हैं उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम यूजर के पास से इनपुट ले सकते हैं, और कैसे हम आउटपुट जो डेटा यूजर इनपुट करता है उसे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, और कैसे हम आउटपुट दिखा सकते हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो एक बेसिक प्रोग्राम दिखाने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे कि हम यूज़र के पास से दो वैल्यू कलेक्ट करेंगे, उस वैल्यू के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जो प्रोसेस्ड आउटपुट होगा, जो प्रोसेस डेटा होगा, वो हम कैसे आउटपुट में ले सकते हैं। ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं उसी प्रोग्राम के जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमें क्या सी प्रोग्रामिंग लेक्चर प्रोग्राम में हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, हेडर फाइल। तो हेडर फाइल कौन कौन सी होगी, जो हमने दो हेडर फाइल की थी। सो द फर्स्ट वन इज stdio.h, और दूसरी हेडर फाइल हमने ली थी conio.h। ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेडर फाइल डिक्लेरेशन। कोई भी सी प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं तो ये दो फाइल आपको लिखनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा मेन फंक्शन डिक्लेरेशन करेंगे। ये कंपलसरी पार्ट है, ये आपको कोई भी सी प्रोग्राम अगर आप लिखते हैं तो ये आपको लिखना पड़ता है। ठीक। तो आज जो हम प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं उसे हम टाइटल दे देंगे। ठीक है। देखिए, कोई भी प्रोग्राम अगर आप जब भी बनाए तो उसमें टाइटल दीजिए। ठीक है। कोई भी अगर हम जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक का टाइटल होता है, फिर उसकी इंडेक्स फाइल होती है, इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर है, उनमें कौन कौन से टॉपिक है, ये सब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है। तो कोई भी सी प्रोग्राम अगर आप बनाते हैं तो उस पे हमेशा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप दे दीजिए। इंट्रोडक्टरी पार्ट का मतलब है कि जो प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हैं वो प्रोग्राम कौन से ऑपरेशन के लिए आप बनाना चाहते हैं, या तो फिर सिंपल एक प्रोग्राम का टाइटल दे दीजिए कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये किसके लिए है। ठीक है। तो उसके लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंसेप्ट दिया गया है जिसका नाम है कमेंट। तो कमेंट हम देखते हैं कैसे दे सकते हैं। दो फॉरवर्ड स्लैश अगर आप दे देंगे और उसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो हो जाएगा कमेंट। ठीक। ये देखिए, मैंने दो फॉरवर्ड स्लैश दे दिए, और उसके बाद मैं जो भी लिखूंगा वो मेरा कमेंट सेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए कुछ लिखते हैं। अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है। तो ये हो गया मेरा कमेंट सेक्शन। ठीक है। अब जब भी मैं
एंटर दूंगा तो वहां से मेरा कमेंट सेक्शन खत्म हो जाएगा। मतलब आप जितना भी एक लाइन में जैसे भी कुछ लिखते जाएंगे वो सब कमेंट सेक्शन में आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एंटर दबाया और कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया तो वो प्रोग्राम का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो मैंने कमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो मैंने लिखा है अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एडिशन ऑफ टू वैल्यू, ये हो गया हमारा कमेंट सेक्शन। ये जो मैंने कमेंट दी है, ये कमेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो टाइप की कमेंट यूज होती है। ये जो हमने पहली लाइन लिखी है उसे बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ये है हमारी सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट मतलब एक ही लाइन को अगर आप कमेंट देते हैं तो ये आप डबल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो वो हो जाएगी सिंगल लाइन कमेंट। अब आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन भी देना है, तो डिस्क्रिप्शन हम कितनी मतलब मल्टीपल लाइंस में हमें कंटेंट को ऐड करना है। तो मल्टीपल लाइंस के लिए हमें कमेंट जो यूज करनी है वो भी इजी है। देख लीजिए, एक फॉरवर्ड स्लैश आपको करना है और एक स्टार करना है। ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम इसमें डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस प्रोग्राम इज यूज्ड टू calculate addition of two numbers that will be input by the user। अब देखिए, मैंने ये जो कमेंट दी है, ठीक है, यहाँ से हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट स्टार्ट होता है। तो देखिए, मैंने सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता था, हम जैसे भी एंटर देते हैं तो वो वहाँ से कमेंट सेक्शन खत्म हो जाता है। तो मल्टीपल लाइन कमेंट में क्या है, जैसे भी आप एंटर देना चाहेंगे और कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट सेक्शन में ही आएगा। तो इस कमेंट सेक्शन का एंडिंग पॉइंट क्या है, तो जैसे स्टार्टिंग पॉइंट था उसका रिवर्स साइन उसका एंडिंग पॉइंट हो गया। मतलब स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा था, पहले फॉरवर्ड स्लैश था और बाद में स्टार था। तो एंडिंग में आपको क्या करना है, पहले स्टार लिखना है और बाद में फॉरवर्ड स्लैश लिखना है। तो ये हो गया एंडिंग पॉइंट ऑफ मल्टीपल लाइन कमेंट। तो ये क्या हो गई हमारी मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जांपल मल्टीपल लाइन कमेंट्स का। ठीक है, कमेंट्स के बारे में एक बात आप हमेशा याद रखिए, कमेंट है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं। मतलब ये जो कमेंट में हमने लिखा है वो कंपाइलर जब प्रोग्राम को कंपाइल करेगा तो वो प्रोग्राम के सोर्स को ये जो कमेंट लिखी है उसे प्रोग्राम के सोर्स के तरीके से नहीं लेगा। मतलब ये जितनी भी लाइन हमने कमेंट में लिखी है वो प्रोग्राम का पार्ट है ऐसा कंपाइलर नहीं करेगा। ठीक है, कंपाइल एज अ प्रोग्राम कोड कंपाइलर इसे कंसीडर करेगा नहीं। एक्चुअल प्रोग्राम हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, ये जो हमने हेडर फाइल लिखी है वहां से कंपाइलर प्रोग्राम को कंसीडर करेगा। तो कमेंट मतलब कि कमेंट क्या, कमेंट का यूज क्या है, अगर आपको कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं कि प्रोग्राम में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं कमेंट। और कमेंट है वो एक्स्ट्रा कोड है, किस लिए, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम अभी बना के रख दिया है और 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप वो प्रोग्राम ओपन करेंगे तो वो प्रोग्राम किसके लिए किस वजह से लिखा गया है, मतलब कौन से ऑपरेशन के लिए आपने लिखा है वो आपको पता नहीं होगा और वो प्रोग्राम आपको पूरे का पूरा रीड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम प्रोग्राम में हेडिंग में एक डिस्क्रिप्शन दे दें कि जब भी मतलब 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 1 साल के बाद आप प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकेंगे कि ये प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया है या किस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कमेंट का यूज। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोग्राम की ओर। ठीक है, तो हम आज ये जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो प्रोग्राम है यूजर इनपुट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था वो फंक्शन पहले लिख लेते हैं।
क्लियर स्क्रीन मतलब आउटपुट स्क्रीन में अगर कोई कंटेंट होगा तो उसे क्लियर कर देगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं एडिशन के लिए, तो उसमें हमें कितनी वैल्यू चाहिए। यूज़र के पास से दो वैल्यू लेंगे हम, और वो वैल्यू को हम ऐड करेंगे और आउटपुट जो भी आएगा उसे हम प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़र के पास से अगर आपको कोई भी वैल्यू लेनी है तो उसके लिए आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा int। ये जो int है उसका फुल फॉर्म है इंटीजर, और ये जो int लिखा है ये है एक डेटा टाइप। और डेटा टाइप का यूज़ हम कभी भी प्रोग्राम में कर सकते हैं, मतलब किस टाइप की वैल्यू आपको एंटर करवानी है यूज़र के पास से, उसके लिए आपको स्पेसिफिक डेटा टाइप यूज़ करनी पड़ती है। डेटा टाइप, वेरिएबल, ये सब क्या है ये हम आगे पहले थियरी में देखेंगे और बाद में उसके ज़्यादा प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि हमें दो वैल्यू यूज़र के पास से लेनी है। फॉर एग्जांपल 5 और 6 का एडिशन हमें करना है, तो पहले यूज़र क्या ऐड करेगा 5, उसके बाद क्या ऐड करेगा 6। ठीक है, तो 5 और 6 का एडिशन हमें करना है। तो उसके लिए ये जो इंटीजर हमें जो वैल्यू लेनी है, मतलब इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू हमें लेनी है, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा int। ठीक है, और दो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे, मतलब एक वैल्यू को एंटर करने के लिए एक वेरिएबल, दूसरी वैल्यू जो भी आएगी वो उसके लिए दूसरा वेरिएबल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसे मैं कमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रिंट एफ, जैसे कि पहले हमने पहले लेक्चर में देखा था, प्रिंट एफ फंक्शन का क्या यूज़ है। कोई भी मैसेज आपको प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो ये डबल कोटेशन कंप्लीट और एक स्लैश एन आप लिखेंगे। उससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्लैश एन आप जहाँ भी लिखेंगे, मतलब कंपाइलर उसे क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो कॉलन के बाद नई लाइन स्टार्ट करनी है, ये कंपाइलर इंडिकेट करता है। स्लैश एन को जब भी रीड करेगा वो न्यू लाइन में चला जाएगा। तो स्लैश एन का काम क्या है, न्यू लाइन में जाने के। अब चलिए, हमने जो मैसेज दिया है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, तो यूज़र को सबसे पहले क्या मैसेज मिलेगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो यूज़र कीबोर्ड में से एक वैल्यू एंटर करेगा, तो वो वैल्यू को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब उस वैल्यू को लेने के लिए एक फंक्शन हमें लिखना पड़ता है। उस फंक्शन का नाम है स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ की सिंटेक्स आप बराबर देख लीजिए क्या लिखना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हम जो वैल्यू ए वेरिएबल हमने जो डिक्लेयर किया था उसकी डेटा टाइप हमने कौन सी ली थी, int। इंटीजर टाइप की वैल्यू हम ले रहे हैं। तो जब भी आप इंटीजर टाइप की वैल्यू लेते हैं तो आपको स्कैनफ में सबसे पहले डबल कोटेशन में क्या लिखना पड़ेगा, स्लैश डी। डी स्टैंड्स फॉर डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू दैट मीन्स 1 2 3 4 0, ये जो सब हम कंप्लीट वैल्यू देते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्लैश डी। और आपको डबल कोटेशन कंप्लीट करना है, फिर कॉमा और एम परसेंट साइन, और जो भी वेरिएबल के लिए वैल्यू लिखे उस वेरिएबल का नाम। और ये हो गया आपका स्कैनफ फंक्शन। हमेशा याद रखिए स्कैनफ फंक्शन में ये जो सिंटेक्स है इसी के हिसाब से आपको लिखना है। मतलब एक वैल्यू आपको यूज़र के पास से लेनी है तो पहले डबल कोटेशन में ये आपको लिखना है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी मतलब ए की वैल्यू जो आप इंसर्ट कर रहे हैं वो किस डेटा टाइप की है। मतलब हमें इंटीजर डेटा टाइप लिया गया है, तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए हम स्कैनफ में क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी। ठीक है, और
कॉमा करके M% है, ये M% साइन जब हम पॉइंटर का कंसेप्ट लेंगे तब आपको पता चलेगा ये M% एक्चुअली करता क्या है। अभी के लिए इतना याद रखिए कि ये जो वेरिएबल हमने लिया है a, और वेरिएबल में हम जो ये कोई भी यूजर जो वैल्यू इंसर्ट करेगा उस वैल्यू को कहाँ मेमोरी में स्टोर करना है, तो M% है वो वेरिएबल a का मेमोरी एड्रेस इंडिकेट करता है। ठीक है, तो दो काम हमने किए, एक तो यूजर को हमने मैसेज दिया कि भाई आप ए की वैल्यू एंटर कीजिए। ए की वैल्यू यूजर जब एंटर करता है तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन है। स्कैनफ फंक्शन की सिंटैक्स सबसे पहले डबल कोटेशन में परसेंटेज की साइन और डी। डी कब यूज करना है, जब आपने इंटीजर डेटा टाइप लिया है तब, और कॉमा करके M% a मतलब वेरिएबल का नाम। अब सेम चीज हमें किसके लिए करनी है, ये हो गया हमारा वेरिएबल ए के लिए। अब सेम चीज हमें किसके लिए करनी है, बी के लिए। तो सबसे पहले हम प्रिंट एफ करवाएंगे, मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, उसके बाद स्लैश एन डबल कोटेशन और सेम स्कैन एफ परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज डी डबल कोटेशन कंप्लीट कॉमा M%b। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए, इसलिए हमने दो वेरिएबल के लिए स्कैनर फंक्शन यूज किया है। जितने भी वेरिएबल आप लेना चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके बाद हम एडिशन करवाना चाहते हैं। जो भी वैल्यू यूजर ए में डालेगा, जो भी वैल्यू यूजर बी में डालेगा, उस दोनों वैल्यू को हमें क्या करवाना है, एडिशन करवाना है और उसे प्रिंट करवाना है। सिंपल चीज हमें मतलब ए और बी का एडिशन हमें प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ, हम लिखेंगे एडिशन इज। ठीक है, एडिशन इज परसेंटेज डी। ठीक है, ये परसेंटेज डी हमने किसके लिए लिखा है, मतलब जो भी वैल्यू हमें लेनी है, मतलब हम किस वैल्यू को अभी यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ए और बी का जो एडिशन हो जाएगा उसके लिए। सिंपल चीज है, फॉर एग्जांपल हमने लिया a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4 लिया, तो हमें प्रिंट क्या करवाना है, 3+4। ठीक है, तो 3+4 का आंसर क्या आएगा, 7। तो हमें प्रिंट क्या करवाना है, 7 प्रिंट करवाना है। तो हम लिखेंगे तो वे एडिशन इज, तो हम यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज बी। अब देखिए 3 और 4 मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो हमने ली थी वो डेटा टाइप कौन सा था, इंटीजर था। तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इसलिए इंटीजर के लिए हमने पहले भी लिखा था स्कैनएफ में, इंटीजर जब भी हो तो हमें क्या लिखना पड़ता है, परसेंटेज डी। तो यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए हमने परसेंटेज डी लिखा है, और हम क्या हमें क्या प्रिंट करवाना है, ए प्लस बी हमें प्रिंट करवाना। तो यहाँ पे आपको ए प्लस बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी, जो भी रिजल्ट होगा वो प्रिंट करेगा। और उसके बाद में जैसे हमने पहले लिखा था, हम लास्ट में क्या लिखते हैं, गेट ch, और ये हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, चलिए सबसे पहले कंपाइल करते हैं। देखिए एक एरर बता रही है, मतलब एरर कहाँ पे है, हाँ हमने मल्टीपल क्लोजिंग ब्रैकेट दिए, तो एक हम निकाल देते हैं। अब फिर से कंपाइल करते हैं। देखिए वार्निंग और एरर कुछ नहीं है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए सबसे पहला मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। मैं ए की वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल 8, सॉरी 8। अब एंटर प्रेस करता हूँ तो दूसरा मैसेज आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। सॉरी, ये गार्बेज वैल्यू आ गई। तो अब हम फिर से इसे रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ बी 6, और 3+6 हमें क्या प्रिंट करवाना है, 3+6 दैट इज 9। तो ये आ गया हमारा एडिशन, एडिशन इज 9। ठीक है,
अब देखिए सेम प्रोग्राम में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो दो वेरिएबल लिए थे उसकी जगह हम ले लेते हैं तीन वेरिएबल ए बी और सी। तो ए और बी की तो वैल्यू हमने डाल ही दी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये देखिए हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया। मतलब ए और बी में जो भी वैल्यू आएगी उसका एडिशन जो होगा वो रिजल्ट किस वेरिएबल में स्टोर होगा, सी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी की जगह हमें सिंपल क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया सेम प्रोग्राम थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ। देखिए फिर से कंपाइल कर लेते हैं। देखिए कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। रन करते हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए 5, एंटर द वैल्यू ऑफ बी 8, 8 और 5 30। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये जो बेसिक इनपुट, जैसे हम यूजर के पास से कोई भी वैल्यू कैसे ले सकते हैं, उसे कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, ये हो गया प्रोग्राम। तो इसी प्रोग्राम में आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अब हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की साइन ये है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको साइन ही चेंज करनी है, ठीक है। तो और यहाँ पे मैं मैसेज मॉडिफाइड कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन इज, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं। रन करते हैं। देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ ए 5, एंटर द वैल्यू ऑफ बी 6। अब ये मल्टीप्लिकेशन 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन आया जाएगा, दैट इज 30। ठीक, तो मैथमेटिक जो बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब आप प्रोग्राम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो लेक्चर में हमने जो ये प्रोग्राम देखा है उसमें आप कैसे यूजर के पास से वैल्यू ले सकते हैं और कैसे उसे आउटपुट, उसे प्रोसेस करके आउटपुट बता सकते हैं, ठीक है। तो इसी के हिसाब से बेसिक प्रोग्राम आप ट्राई कीजिए। और अगर आपको प्रोग्राम में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम थियरी पोर्शन देखेंगे। उस थियरी पोर्शन में हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था पहले, उससे आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे वेरिएबल्स क्या है। ये जो हमने इस प्रोग्राम में कमेंट्स दिखाई, उस कमेंट्स को भी थियरी पोर्शन में इंक्लूड करेंगे और बाद में देखेंगे डेटा टाइप, ठीक है। थैंक यू।